आप देख रहे हैं आवाज़ प्राइम टाइम। सड़कों पर जहाँ जाए वहाँ मजदूर, मजलूम, मजबूर लोग पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रक्स पर जो वाहन मिले उस वाहन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सब सफ़र में उनके साथ हादसे भी हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण हाथ से काम चला गया है, पैसा भी नहीं रहा और लोग घर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बुधवार देर रात 60 से अधिक मजदूरों की बस का एक्सीडेंट हो गया मध्य प्रदेश के गुना में। गुना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 8 मजदूरों की मौके पे ही मौत हुई है। इस तरह के जो हादसे हैं वो हो रहे हैं। यूपी में मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड पर भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें 6 मजदूरों की मौत हुई और 2 मजदूर घायल है। ये सिलसिला थम नहीं रहा। पहले तो कोरोना, फिर भूख, फिर आर्थिक तंगी और उसके बाद अब सड़कों पर मजदूरों की ये मौतें बहुत कुछ दिखा रही है। ऐसे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया 20 लाख करोड़ के पैकेज का। इस पैकेज में क्या मजदूरों को कुछ मिला है, किसानों को कुछ मिला है, आम लोगों को कुछ मिला है, इस पर आज के इस प्राइम टाइम में चर्चा होगी। 20 लाख करोड़ का ये भारी भरकम जो घोषणा हुई है आर्थिक पैकेज की, इसमें किसको लाभ मिलेगा, किसको इस आर्थिक पैकेज से बूस्टअप मिलेगा, इस संकट की घड़ी में कौन इस पैकेज से उभरेगा, इस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी घोषणा कर दी है कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, जिस पर दूसरे दिन यानी कल अर्थमंत्री सीतारमण ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये चीज़ें बताए कि एमएसएमई को क्या मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ है उनको क्या मिलेगा, सरकारी नौकरदारों को क्या मिलेगा। लेकिन चित्र अभी भी स्पष्ट नहीं है। ये चित्र धीरे धीरे स्पष्ट होगा जब ज़मीनी स्तर पर इस पैकेज का जो है ज़मीनी स्तर पर असर दिखाई देगा। जब लोगों के अकाउंट्स में पैसे आएंगे या फिर उनको सीधा सीधा फ़ायदा दिखेगा, तब ये कहा जाएगा कि ये जो भारी भरकम 20 लाख करोड़ का है ये आर्थिक पैकेज लोगों के काम आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये पैकेज जो है जीडीपी के 10% है, लेकिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जीडीपी के 30%, 40% तक लोगों ने कोरोना संकट में आर्थिक पैकेज दिया है और लोगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं। जब उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालने की ज़रूरत है तो क्या सीधे अकाउंट में पैसे इस पैकेज के जरिए आ सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। 5 मुख्य प्रश्न है जिस पर हम आज इस आवाज़ प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर से डिक्की महाराष्ट्र के सदस्य जो है विनी मेश्राम, उसके साथ उद्योजक है रत्नदीप कामले जो बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स से जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं मुंबई से सुनील खोबरागड़े जो मुख्य संपादक है महानायक के। हम बातचीत करेंगे तीनों प्रश्न पर। सबसे पहले विनी मेश्राम जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो इतना बड़ा पैकेज है 20 लाख करोड़ का, इसका क्या फ़ायदा होगा? सही मायने में क्या ये पैकेज जो है 20 लाख करोड़ का ये भारी भरकम है कि केवल एक घोषणा ही है? अब हम बात करते हैं 20 लाख कोटी जो सरकार ने डिक्लेयर किया है, ये अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सही है क्या? मेरा तो कहना है कि आज के डेट में ये बहुत सही है, क्योंकि 11 लाख कोटी आरबीआई के तरफ बैंकों का पैसा था, लेकिन ये बैंक वाले एमएसएमई के लिए देने के लिए आगे पीछे देखते थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन उसमें से अभी एमएसएमई के लिए 3 लाख कोटी अलग से दिया गया है, तो उसमें से डिवाइड करें तो हम लोग अच्छे से उसमें से बिजनेस कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। दूसरी बात क्या है कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, अलग ये पैकेज जो है 20 लाख कोटी का, ये अलग अलग इसमें उन्होंने डिवाइड किया है और सबको उसका फ़ायदा होना चाहिए, उन्होंने ये बात कही है। और अभी इस से हम यही कहेंगे कि ये 20 लाख कोटी का फ़ायदा हम कैसे लें और लोगों में अवेयरनेस कैसे पैदा करें, हम लोग उसमें स्टडी कैसे करें, फट से हम लोग एमएसएमई को अप्रोच कैसे हो जाएंगे, ये हमने अभी चिंता करना चाहिए। विनी मैं आपको रोकूंगा, मैं जाऊंगा अभी रत्नदीप कामले जी के पास। रत्नदीप जी बताइए कि ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, ये जो पैकेज है कितना कारगर है? क्या सही में ये भारी भरकम है या सिर्फ कागजों पर होगा? रत्नदीप जी। मैं आवाज़ इंडिया चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज
कोविड-19 के लिए डिक्लेयर किया। इस पैकेज में बहुत सारी डिफरेंट पैरामीटर्स पे उन्होंने फोकस किया है, जहाँ पे इंडस्ट्री है, फार्मर्स है, वर्कर्स है, मजदूर्स है, पीएफ रेफरेंस है, लोन्स के रेफरेंस है, बैंक को बूस्ट करने की, ऐसी सभी सुविधाएं उसके अंदर में दी है। इस माध्यम से आप अगर देखा जाएगा तो फोकस एमएसएमई सेक्टर पे सबसे ज़्यादा किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये बहुत बड़ा सेक्टर काम में आता है। उन्होंने इंडस्ट्री को लोन देना, विदाउट कोलैटरल लोन देना, उनको बूस्टअप करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ पैकेज किया, जो इंडस्ट्रीज़ को उनको बढ़ावा देना है, उस रेफरेंस पे भी उन्होंने सपोर्ट सिस्टम डेवलप की। फार्मर्स के लिए उन्होंने बेनिफिट्स वहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। लेकिन ये पूरा पैकेज भारी भरकम है, ऐसा जो बोलने का वर्ड है, तो ये भारी भरकम तब होगा जब ये एक्चुअल लेवल पे हर किसी एक इंडिविजुअल के सपोर्ट सिस्टम के साथ में जुड़ा जाएगा। क्या हमको लगता है कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिट है, क्या हमारे जैसे इंडस्ट्री वालों को, हमारे जैसे सर्विस ओरिएंटेड या मैन्युफैक्चरिंग लोगों को कितना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये अपने जीडीपी का 10% अमाउंट है जो डिक्लेयर किया गया है। अमेरिका ने कुछ 13% डिक्लेयर किया है और जापान ने 21% डिक्लेयर किया है जीडीपी का अमाउंट। तो ये पैकेज में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न और होने चाहिए, जो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे अभी भी लोगों को उसकी ज़रूरत है और डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सर्वाइवल के स्टेज पे है। और मुझे लगता है कि ये भारी भरकम तभी होगा जब ये आम जनता या आम लोगों के या जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनके पास में डायरेक्ट अप्रोच पे जाएगा, क्योंकि हम SC/ST एंटरप्रेन्योर्स अभी भी सर्वाइव करने के पीछे बहुत लगे हुए हैं कि हमारा बिजनेस चलना चाहिए। बैंक के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन चाहिए वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर वो सिस्टम्स अगर स्ट्रांगली हो जाए और हमको सच में सपोर्ट मिले, तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ सच में पेपर पे ना होते हुए एक्चुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, तभी सोचा जाएगा कि ये भारी भरकम हमारे लिए है या नहीं। रत्नदीप जी, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। रत्नदीप कह रहे हैं कि ये जो पैकेज है ये कारगर हो सकता है अगर ज़मीनी स्तर पर ये कारगर हो, लोगों को सीधा फ़ायदा मिले। सुनील खोबरागड़े जी, बड़ी घोषणा है 20 लाख करोड़ की, टीवी पर आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी 8 बजे, दूसरे दिन अर्थमंत्री सीतारमण भी उस पर ही चर्चा कर रहे हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से फ़ायदा होगा इस आर्थिक बजट का, आर्थिक पैकेज का। आप बताइए, क्या सही में कारगर होगा ये, और ये भारी भरकम जो आर्थिक पैकेज है सही में भारी भरकम है? सुनील जी, मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ का भारी भरकम पैकेज दिया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग तथा मोदी जी के समर्थक लोगों का कहना है। हम तो ये कतई नहीं मानते कि यह 20 लाख करोड़ का पैकेज है, क्योंकि मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक रिजर्व बैंक ने पिछले 3 महीने से लेकर आज तक जो राहत पैकेज की घोषणा की है, वह रकम इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में सम्मिलित है। इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 मार्च को 3,74,000 करोड़ का जो राहत पैकेज घोषित किया है और 75 BPS पॉइंट रेट कट जो किया है वो इसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद रिजर्व बैंक ने 17 अप्रैल को एक घोषणा की, जिसमें 1,50,000 करोड़ की राहत जो है वो MSME को दी जाएगी, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में रिजर्व बैंक ने पहले ही 5,24,000 करोड़ की रकम जो है वो राहत के तौर पर घोषित की है। इसका मतलब ये बनता है कि अभी का जो पैकेज है वो सिर्फ 14,70,000 करोड़ का ही बचता है। इसमें से क्या हुआ है, तो इसमें से 3 लाख करोड़ की जो रकम है वो कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 50,000 करोड़ जो है वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है।
75,000 करोड़ की रकम जो है वह लिक्विडिटी मेजर्स यानी बाजार में इन्फ्यूज जो किए जाएंगे उसके लिए रखी गई है। 20,000 करोड़ की रकम जो है जो सबऑर्डिनेट डेब्ट या दुनियम स्वरूप का जो लोन जो लिया है वो लोन को भरने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 30,000 करोड़ की रकम जो है वो एमएसएमई को जो बिना कोलैटरल के लोन दिया जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी देगी। और एक रकम जो है जिसको राहत कहने में भी मुझे बड़ा एक ये लगता है कि ये राहत है कि क्या कहें। कोई भी अर्थशास्त्री जो है जो आयकर रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न जो लोगों ने भरे हैं उसकी जो रिफंड है वो रिफंड तो उनका अधिकार का पैसा, हक का पैसा है, वो राहत कैसे हो सकती है। तो 18,000 करोड़ जो है वो इनकम टैक्स रिफंड वो रकम भी इसमें शामिल की गई है। इसका मतलब कुल जो है 10,17,000 करोड़ की रकम जो है वो सिर्फ रिजर्व बैंक की घोषणाएं तथा इनकम टैक्स रिफंड, कोलैटरल गारंटी इसके तौर पर दी गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें से एक पैसा भी कोई भी मजदूर के पास, कोई भी एम्प्लॉय के पास, कोई भी पब्लिक के पास नहीं आने वाला। वो तो एमएसएमई तथा विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसके बाद जो हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस, उसके बाद जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स जो है उनके लिए दी जाएगी। ये सिर्फ लोन के तौर पर दी जाने वाली रकम है। इसको 20 लाख करोड़ का पैकेज कहना महज एक धोखाधड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सुनील जी, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन रोकेंगे। अगला मुद्दा हम लेंगे। विनी मेश्राम जी, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। इस पैकेज से किसानों और मजदूरों को क्या लाभ मिलने वाला है? ये जो पूरा पैकेज है इसमें कितना लाभ इन तबके को भी मिल सकता है? जरूर होगा, क्योंकि अभी पंतप्रधान किसान योजना के जो जिनके नाम पे 7/12 है खेती का, उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार जमा हो गए हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे भी जमा हो गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि वो साल का मतलब 6,000 देंगे, लेकिन पहला टप्पा मिल गया है। काफ़ी ऐसे लोगों के जो ये है अपने शेतकरी है, उनको काफ़ी उनके जो कर्ज है उसमें उन्होंने मुफ्त दिया है। एक मेरे रिलेटिव है, उनको 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये किसानों के लिए भी आज की स्थिति। और आप देखिए आज के डेट में लॉकडाउन में सिर्फ एग्रो इंडस्ट्री शुरू है अच्छी से। आज जो भी हम लोगों को जो किसान ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसान ही ये सब हमको, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसानों के लिए नुकसान है, कि बहुत अच्छा है किसानों के लिए। रही मजदूर की बात, अभी अगर एसएमई से लघु उद्योग, मध्यम युग, सूक्ष्म मध्यम युग अगर ये उद्योग चालू होते हैं तो ऑब्वियसली मजदूर को भी फ़ायदा मिलेगा उसका। और मजदूर को फ़ायदा मिलेगा, वही काम करने वाले हैं, वही ये करने वाले हैं, और गवर्नमेंट की और योजना आएगी और कुछ ना कुछ होगा। तो इसके वजह से हमको घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें भी मैं पॉजिटिव ही थिंक करती हूँ, क्योंकि मजदूर को और किसानों को दोनों को भी फ़ायदा हो जाएगा इसका। विनी जी कह रहे हैं कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग इस देश ने शुरू कर दिया है और इन तबकों को भी फ़ायदा मिलेगा। रत्नदीप जी, किसानों के बारे में आप क्या सोचते हैं, मजदूरों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस पैकेज से क्या उनको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है? इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि 500 रुपीज़ पर मंथ के कंट्रीब्यूशन से ये 2,000 रुपये का बेनिफिट उनको डायरेक्टली उनको दिया जा रहा है। बट क्या आपको सच में लगता है कि एक फार्मर के लिए 2,000 रुपये उतना मायने रखेगा? जिस तरह से ये पैकेज उनके लिए बहुत बड़ा पैकेज करके सामने आ रहा है। बहुत सारे किसान ये 45 डेज प्लस के लॉकडाउन के अंदर में या 50 डे के लॉकडाउन के अंतर्गत में देखा गया कि बहुत सारे किसानों का वेजिटेबल मार्केट नहीं जा पा रहा, प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने की वजह से वहीं पे खराब हो रहा, वहीं पे सब चीज़ें खराब होती जा रही। सादा वो फ्लावर का क्रॉप हो या लाइम का क्रॉप हो, टोमेटो का क्रॉप हो या कोई भी वेजिटेबल का क्रॉप हो, किसी लोगों ने अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाया है। क्या ये आप जान सकते हैं उनकी तकलीफ़ें? क्या ये सच में लगता है कि ये 2,000 रुपये से उनको उस लेवल का कंट्रीब्यूशन होगा? मुझे लगता है
कि ये चीज़ों के बारे में और थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है मज़दूर। मज़दूर एक बहुत बड़ा बैकबोन है अपने इंडस्ट्री के लिए, उसके साथ में रन करने के लिए। एमएसएमई को जिस तरह से बूस्ट मिला है, एमएसएमई को जिस तरह से एक प्रोविज़न मिला है कि आप लोन ले सकते हैं, कोलैटरल टाइप का लोन ले सकते हैं, आपको बैंक से फंड मिलेगा, उस तरह से सब एक्टिविटी मिलेगा जिस वजह से इंडस्ट्री प्रैक्टिकल लेवल पर रन होंगी। अगर इंडस्ट्री रन होती है उसी बहाने से वर्कर्स को काम करने का इंडस्ट्री में अपने आप वर्क चालू हो जाता है। ये चालू होने का जरिया है कि उनको अभी तक 3 महीने तक कुछ काम नहीं था, उनके पास फंड नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे उनको अपने आप ये प्रोविज़न चालू हो जाएगा। साथ में एक और पार्ट यहाँ पे किया है कि कुछ 5 करोड़ वर्कर्स है जो ईपीएफ के इसमें रजिस्टर्ड है। उनको ईपीएफ के लिए अप्रोक्सीमेट एक मोर और लेस 3 महीने का सैलरी वो अपने ईपीएफ अकाउंट से ड्रॉ कर सकते विथ उनके डेबिट कार्ड के हिस्से। ये हो गया जो कामगार या जो कामगार वर्ग उसके साथ में ईपीएफ के साथ में रजिस्टर, या जो इंडस्ट्री जो लोग नहीं है उनका क्या वो लेबर के लिए कोई प्रोविज़न है? क्योंकि बहुत सारे लेबर अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंटिन्यूसली पैदल जा रहे हैं। उन्होंने तो इतना पैसा या इतनी जो उनकी खुद की सैलरी होंगी या अभी तक जो पैसा मिला है, बहुत सारा पैसा उनके खाने में, उनके रहने में और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने में लगाया है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, तो इन वर्करों के लिए कोई तो प्रोविज़न होनी चाहिए, कोई स्पेशल टाइप का पैकेज होना चाहिए जो डायरेक्टली इनके अकाउंट में जाए। क्योंकि ये आज के डेट में इनका सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्वाइवल के स्टेज में आ गए हैं। बहुत तकलीफ सह रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है इन दोनों घटकों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी रत्नदीप जी, सही कहा आपने। लेकिन सुनील जी, हम आपके तरफ आते हैं। क्या सही में फ़ायदा मिल रहा है मजदूरों को, किसानों को, जो अभी बेबस है, जिनके पास घर जाने के लिए पैसा नहीं है, जो रास्ते पर भटक रहे हैं, उनको क्या राहत मिल रही है इस पैकेज से? मजदूरों को और किसानों को कुछ राहत मिलेगी यह मानना बेईमानी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यह 20 लाख करोड़ का पैकेज जो कहा जा रहा है उसमें से 5,24,000 करोड़ की रकम जो है वो पहले ही आरबीआई ने घोषित की है। दूसरी तौर पर किसानों और मजदूरों के पास इस पैकेज में से क्या आएगा, ये हो सकता है कि माननीय अर्थमंत्री जी की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी तक जो पैकेज घोषित किया गया है और अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिन राहतों की घोषणा की है उसमें तो किसानों का और मजदूरों का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने घोषणाएं की है, कुल 15 घोषणाएं की है। 15 घोषणाओं में से करीब माने तो 6 घोषणाएं जो है वो एमएसएमई के लिए है, 3 घोषणाएं जो है वो टैक्स को लेकर है, एक जो घोषणा है, एक जो राहत है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके है, एक जो घोषणा है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उनको लेकर है, एक जो घोषणा है वो सिर्फ जो एमएसएमईज या एनबीएफसी जो है उनको लेकर है। इसका मतलब अभी तक जो घोषणाएं हुई है उसमें कहीं भी किसान और मजदूर को क्या मिलेगा इसका कोई जिक्र नहीं आया है। मोदी जी ने तो कहा है कि ये पैकेज जो है ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। अपने पूरे आधे घंटे के वक्तव्य में मोदी जी ने कितनी बार आत्मनिर्भर ये कहा है, लेकिन किसान मजदूर को क्या मिलेगा? जो कोरोना की महामारी से त्रस्त होकर शहर की ओर जो गए थे, वो स्थलांतरित मजदूर जो है वो मजदूरों को क्या मिलेगा, इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मुझे तो लगता है कि ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में से अभी तक 10,17,000 करोड़ जो है वो तो एनबीएफसी को मिलने वाले हैं, वो तो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिलने वाले हैं,
वो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी जो है उनको मिलने वाले हैं, किसान और मजदूरों को क्या है? वहाँ तो हमें दिखता नहीं कुछ किसानों और मजदूरों को कुछ मिलेगा ऐसा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये 20 लाख करोड़ के पैकेज की अभी तक जो घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी ने जो की है उसमें मजदूरों का और किसानों का कोई भी जिक्र नहीं। सुनील जी, हम तीसरे मुद्दे पर अब आएंगे। विनीत जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी है, क्या उनको लाभ मिलेगा? हमने देखा कि 15,000 से कम वेतन वाले जो कर्मचारी है उनको पीपीएफ से 3 महीने तक का लाभ तो मिल रहा है सैलरी के तौर पर, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, ऐसे लोगों का क्या? प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हुआ है कि बहुत ऐसी कुछ कंपनियां अभी लोगों को घर से काम करो ऐसा आश्वासन दे रही है कि हम लोग 2,000-3,000 तुमको ज़्यादा का दे देते हैं, क्योंकि अभी ये सिचुएशन आई है कि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, तुम्हारी टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो गई है, तुम्हारी जो आज के डेट में काम में नहीं है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो काम में नहीं है वो सारे बंद हो चुके हैं। इसलिए वहाँ पे थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में रिसेशन आया है। फिर भी मैं नहीं चाहती कि अगर हम लोगों ने सही तरीके से अगर डेवलप किए हम उनके और अच्छे से उसका फ़ायदा किया तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर भी हो जाएगी। हो सकता है हमारा तो जैसे 100% हम मतलब फास्ट थे तो ओबियसली 50% पर आएंगे, लेकिन वक्त तो लगेगा, तो प्राइवेट सेक्टरों को भी फ़ायदा होगा। ये हमने पॉजिटिव होकर ध्यान में रखना चाहिए। विनी जी, ठीक है, लेकिन हम जरा अभी रत्नदीप जी के तरफ जाएंगे। रत्नदीप कामले जी, ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, क्या ऐसे लोगों को इस पैकेज में कुछ है, उनको कुछ लाभ मिल रहा है? सीधे बताइए क्या लाभ मिल रहा है? लॉकडाउन को ऑलमोस्ट 45 डेज प्लस दिन हो चुके हैं और जिस पीरियड में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज बंद है और इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से उसकी डिमांड एंड सप्लाई, इसकी रिक्वायरमेंट सब तरफ बंद है। इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से जिस तरह से मनी सर्कुलेट होना चाहिए वो सर्कुलेशन भी स्टॉप है। इस माध्यम से एक इंडस्ट्री रन करने के लिए जो खर्चा, जो पैसा या जो प्रोविज़न चाहिए था वो अभी भी नहीं होने की वजह से एक इंडस्ट्री फिर से रन होने के लिए बहुत सारा इफर्ट लेना पड़ेगा। और इसी दरमियान इस 3 महीने के अंदर जो कर्मचारी थे, जो कर्मचारी को सैलरी देना, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बर्डन तैयार हो गया है। ये बर्डन होने की वजह से ये पैकेज के अंदर में ऐसा कोई मेजर प्रोविज़न नहीं दिख रहा है जो अदर दैन ईपीएफ के अलावा कि वो ऐसे लोगों को कहीं तो भी वो उनका सैलरी का कंट्रीब्यूशन या कहीं वो चीज़ें उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए दी जाए। क्योंकि ईपीएफ के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ किए हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है जिनका 15,000 के ऊपर का 15,000 के नीचे पेमेंट है, उन लोगों के लिए वो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और वो 3 महीने का उनका एक मिनिमम सैलरी वेजेस वो वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है जिनकी सैलरी लेवल 15,000 के ऊपर है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ का क्या? तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के जो कर्मचारी है उनके लिए चाहिए वैसा बेनिफिट अभी भी इस 20 लाख करोड़ के जो कोविड बेनिफिट का पैकेज है इसके अंदर में अभी भी दिख रही है। मुझे लगता है इसके ऊपर और सोचने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रीज़ को जो अभी भी कैश का क्रंच जो हुआ है, 3 महीने का जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से अभी भी वो उनके एम्प्लॉय को प्राइवेट सेक्टर में वो सपोर्ट सिस्टम अभी तैयार नहीं हुई है। मुझे लगता है कि वी हैव टू बी थिंक मोर ऑन दिस। चलो, अच्छा है कि आप ये मानते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, ये जो लेबर है, ये जो कर्मचारी है, देश के आर्थिक जो शरीर है उसकी रीढ़ की हड्डी है। सुनील जी, मैं आपके तरफ आऊँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जो लोग, जो कर्मचारी, एक तो अभी आने वाले काल में कितना उनके पास में रोज़गार बचता है पता नहीं, कितनी कंपनियां अब कितना कर्मचारियों की छटनी करती ये भी पता नहीं, पर इस पैकेज से क्या उन लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं? ये अभी तक तो जो घोषणाएं हुई है, माननीय अर्थमंत्री जी ने जो घोषित किया है उसमें से तो मुझे कुछ दिखता नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के या इवन पब्लिक सेक्टर के जो कर्मचारी है उनको भी कुछ फायदा मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को फायदा मिलने के लिए सबसे पहले तो उनको जॉब गारंटी मिलनी चाहिए। अभी जो एमएसएमई को सबसे ज़्यादा राहत देने की जो घोषणा हो चुकी है, ये एमएसएमई में करीब करीब 11 लाख कर्मचारी जो है वो काम करते हैं।
ये 11 लाख कर्मचारी जो है इनका जॉब सुरक्षित रहेगा या नहीं, इसकी अभी तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ये राहत पैकेज में जो घोषणा हुई है, वो घोषणा में ये कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की घोषणा होनी चाहिए। दूसरी बात, उनको जो नॉन सैलरीड कर्मचारी जो है, जो टीडीएस और टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसका जो फायदा नॉन सैलरीड व्यक्तियों को दिया गया है। तो नॉन सैलरीड व्यक्तियों को जब दिया गया है तो इसका मतलब साफ है कि प्राइवेट सेक्टर के या पब्लिक सेक्टर को इसका टैक्स में तो कोई राहत मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात, एमएसएमई जो है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्तर की जो इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों में काम करने वाले जो कुशल और अर्धकुशल जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारियों को एक तो बहुत सारी जो एमएसएमई जो है वो पहले ही सिक यूनिट में तब्दील हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। दूसरी बात, ये 3 लाख करोड़ जो नॉन कोलैटरल के तौर पर जो लोन दिया जाएगा, वो लोन किस तरह आवंटित किया जाए वो पूरी तरह बैंकों पर निर्भर है। क्योंकि बैंक भले ही गवर्नमेंट ने जो घोषणा की है कि कोलैटरल न रखते लोन देते वक्त हम इनका जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग जो है, वो क्रेडिट रेटिंग नहीं देखेंगे। क्रेडिट रेटिंग न देखते हुए भी लोन आवंटित किया जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह बैंकों पर निर्भर है। तो लोन देते वक्त प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को यदि हमें सुरक्षित करना है तो गवर्नमेंट ने ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो कोई घोषणाएं की है, उनमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को तथा मजदूरों को एक विशेष तौर पर जो एमएसएमई लोन लेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो गवर्नमेंट के तरफ से लोन लेने वाले एमएसएमई को कर्मचारी काम पर रखते वक्त आरक्षण नियमों का पालन किया जाए। क्योंकि अभी क्या होगा, कोरोना संक्रमण के बाद जो बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इसकी सबसे ज़्यादा मार जो पड़ने वाली है वो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों पर पड़ने वाली है। क्योंकि जो एमएसएमई की जो इकाइयाँ है, वो इकाइयाँ क्या करेगी, तो वो इकाइयाँ सबसे पहले अपने भाई भतीजों को अपने काम पे रखेगी, अपने जाति के लोगों को काम पे रखेगी। क्योंकि भारत ये जाति प्रथा जाति को मानने वाला देश है, जाति यहाँ बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। तो गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कोई एमएसएमई है, जो कोई मझोला उद्योग है, जो कोई लघु उद्योग है, वो लघु उद्योग में काम पे रखते वक्त कर्मचारी इसका ध्यान रखा जाए कि गवर्नमेंट के आरक्षण नियमों का पूरी तौर पर पालन किया जाए और उसमें अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राथमिकता के तौर पर रोजगार दिया जाए। तब कहीं जाकर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उच्च राहत मिलेगी, ऐसा कहा जा सकता है। सुनील जी, मैं आपको रोकूंगा और विनी जी मैं आपकी तरफ आऊँगा। 20 लाख करोड़ ये बहुत बड़ा पैकेज होता है और लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ा पैकेज है, केवल घोषणा है, केवल एक जुमला है। क्या आपको लगता है कि ये सही में पैकेज है या जुमला है? ऐसा कुछ नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमारा जो भी नुकसान हो रहा है, लेकिन वही और लोग संभले हुए हैं। क्योंकि आज देखिए, हम लोग चाइना से पीपीई किट आती थी, लेकिन आज हमारे देश में ये 2 महीने से पीपीई किट खुद बना रहे हैं और हमको अभी भी बना रहे हैं और हमको सप्लाई होता था, लेकिन हमने वो सारा बंद किया है। आज हमारा देश, हमारा भारत ही ये सब कुछ बना रहा है और सैनिटाइज़र बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। पीपीई किट भी एक्सपोर्ट हो रही है, सारे लोगों को मिल रही है। 100 रुपये में भी अवेलेबल है, 200 रुपये में भी अवेलेबल है। लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, इधर के उधर वो सारा कर रहे हैं। तो इसके वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई जुमलेबाजी है। इट इज़ द टेक पॉजिटिव और उसके लिए हम लोगों को हम खुद जवाबदार रहते हैं उसके लिए कि हम कोई भी थिंग को पॉजिटिव नहीं लेते हैं। विनी जी, मैं आपको रोकूंगा। रत्ना जी, विनी जी कह रही है कि ये कोई जुमला नहीं है, अगर हम प्रयास करें तो इसका लाभ हो सकता है। आप क्या मानते हैं, क्या ये पैकेज सही में एक बड़ा पैकेज है या केवल एक जुमला है? क्वेश्चन सही आपका बहुत डिफरेंट है, बट इट्स नॉट लाइक दैट।
क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट्स को ये सिचुएशन हैंडल करना है। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो एक टोटल कंप्लीट एक इंडस्ट्रियल लेवल या एक कंट्री लेवल का इकोनॉमिकल लेवल वो डैमेज कर दिया, जिसमें ह्यूमन जो डेथ हो रही है वो आप समझ रहे होंगे, इंडस्ट्रियल काफ़ी कोलैप्स हो रहा है, इकोनॉमिकल लेवल कोलैप्स हो रहा है। उसकी वजह से इतना बड़ा पैकेज एक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। और सबसे पहले इनके लिए रिक्वायरमेंट ये था कि जो इंडस्ट्रीज अभी कम्प्लीटली लॉकडाउन हुई है, कम्प्लीटली स्टॉप हुई है, उसको बूस्ट किसी भी लेवल पे करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोरोना के साथ में अगर स्ट्रगल करते हुए कम्प्लीटली लॉकडाउन अगर रखे तो यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसी सिक हो जाएंगी कि कभी उठ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो इन्होंने स्टेप्स लिया है इंडस्ट्री उठाने का लिए, तो ये कोई जुमला नहीं है। लोग अगर कमेंट्स करते, क्योंकि ये अभी वक्त है, ये टाइम है अपने को भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का। अगर उनसे कोई कमियां रह गई है तो वो कमियां अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको लगता है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल लेवल का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियल लेवल का ग्रोथ होगा तो वर्कर्स धीरे धीरे अपने रूटीन एक्टिविटी में आ जाएंगे और प्रोडक्शंस का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। कोरोना की वजह से नए एक डिमांड तैयार होगी मास्क का या नए नए यूनिट्स का, तो लोगों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अभी बढ़ रही है। लोग अपने आप को उस लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं कि क्या हम कोविड के साथ फाइट कर सकते हैं, क्या हम कोविड के साथ में कंटिन्यूसली ऐसे प्रोडक्ट बना के इंडिया को एक सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं क्या, जो ऐसे प्रोडक्ट के लेवल पे जा सके। लेकिन इंटरनल सिस्टम जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी बड़ी डिपेंड करती है। और यही इकोनॉमिकल लेवल का जो फैक्टर है वो दिमाग में रखते हुए इतने बड़े पैकेजेस का ये किया है। तो ये कोई जुमला नहीं है, ये अभी एक लड़ाई है। जो एक गलत हो रहा है उसको अच्छा करने की एक लड़ाई है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई में सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। और इसको कमियां तो हमेशा रहेंगी, लेकिन वो कमियां कि कौन सी है, क्या है, ये बता के उसको प्रमोट करके आगे लेकर जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर इकोनॉमी डाउन होना तो सब लेवल डाउन होना ऐसा होता है। वो फूड हो गया, वो एक इंडस्ट्री या अपने इंडिया का स्ट्रक्चर हो गया, ये सभी चीज़ें डाउन हो जा रही। तो मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा है जब सब ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है और आगे जाना है। परिस्थिति जो है ये बदल सकती है। सुनील जी, दो पैनलिस्ट मानते हैं कि ये जुमला नहीं है, कारगर हो सकता है। ये इतना बड़ा पैकेज जो नरेंद्र मोदी इन्होंने दिया है देश को कोरोना संक्रमण के चलते, ये जुमला नहीं है। आप क्या मानते हैं? तो जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैकेज की तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये 20 लाख करोड़ आएंगे कहाँ से, इसका कोई भी ब्यौरा अभी तक ना अर्थमंत्री जी ने दिया है, ना ही प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो ये सिर्फ एक लोगों का जो गुस्सा है, वो गुस्से की रोकथाम करने के लिए विपक्ष या कांग्रेस पक्ष जो बार बार कह रहा है कि ये वैश्विक महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो रही है, उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ न कुछ तो पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। जैसा कि दुनिया के अन्य देशों ने किया है। इसमें सबसे अच्छा जो पैकेज की जो घोषणा की है वो जापान ने की है। जापान ने करीब करीब अपनी अर्थव्यवस्था का 14% जो है वो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट करके दिया है। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उस घोषणा का स्वरूप जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी है, बोरिस जॉनसन ने जो स्टिमुलस की घोषणा की है उससे थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन बोरिस जॉनसन की घोषणा में जो राहत पैकेज की घोषणा है उसमें एनबीएफसी को लोन दो, एमएसएमई को लोन दो, ये हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को लोन दो, या जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स जो है उनको लोन दो। इस तरह की लोन बांटने की, खिराफात बांटने की वकालत नहीं की गई है। डायरेक्ट तौर पर हेल्थ केयर से इसकी जोड़ दी गई है। हेल्थ केयर सेक्टर में कितना खर्चा किया जाएगा, नए रोजगार पैदा करने के लिए कितना खर्चा किया जाएगा, नए उद्योग शुरू करने के लिए कितना खर्चा किया जाएगा, इसका तफसीलवार ब्यौरा अन्य देशों के राहत पैकेज में है। ऐसा तफसीलवार ब्यौरा जो है वो
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है उसमें हमें नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस पैकेज की घोषणा को एक जुमला कहता हूँ, क्योंकि जिस एनबीएफसी को संवारने की बात की जा रही है वो एनबीएफसी जो है आज तक इस वक्त हम देखें तो एनबीएफसी सेक्टर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो सेक्टर है वो 7 लाख करोड़ का कर्जा डुबा चुका है। जैसा हम देखते हैं कि डीएलएफ जो है, जवान हाउसिंग एंड लीजिंग फाइनेंस जो है, या दूसरा ये आईएलएफएस जो है उसकी बात जो है, या बहुत सारी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो कंपनी ने बिल्कुल नियमों का उल्लंघन करते हुए लोन बांटे हैं और अभी वो अपनी बिल्कुल एक खुद को दिवालिया घोषित कर गवर्नमेंट का लोन जो है, बैंकों का लोन जो है डुबा चुकी है। तो अभी फिर से उनको बगैर कोलैटरल के यदि लोन दिया जाता है, उनको संवारने के लोन दिया जाता है, तो जो अयोग्य कंपनियां जो है, जो पहले ही ऋण के भार से ग्रस्त होकर अपना व्यवसाय जो है बंद कर चुकी है, उनको संवारने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसमें ना कोई सामान्य आदमी की, इसमें बेरोजगारों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, किसानों की, किसी की बात जो है ये पैकेज में नहीं है। इसलिए यह एक पूरा जुमला है, ऐसा मुझे। धन्यवाद सुनील जी, आपने अपनी बात रखी। विनीत जी, मैं आपके तरफ आऊँगा कि क्या ये तरीका सही है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का? आत्मनिर्भर का मतलब है कि आप अपने आप को एक्टिव करो। आज हमारे पास जो फॉरेन कंट्री से, चाइना से हर चीज़ आती है, उसको डेट करना है, उसको खरीदना नहीं है। तो अगर हम लोग दुनिया में अपने इंडिया में हम लोग अपनी अच्छी चीज़ देंगे लोगों को, तो वो क्यों वहाँ पे खरीदेंगे? आज हमारा पीपी किट हो गया, एन मास्क हो गया, ये सेकंड नंबर पर है आज बनाने के लिए इतने कम पीरियड में। ये ताकत है भारत में। हम लोग चाइना से अभी सब डिनाई कर रहे हैं और सारे देश में अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि सारे देश में हमारा सारा प्रोडक्ट जा सकता है। अभी तो सारा मतलब हमारा डिजिटल इंडिया हो गया है, तो इसके वजह से क्या हमको एक फ़ायदा हो रहा है। पहले ये रहता था कि पहले DIC जाओ, फिर वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करो, फिर आप MSME में जाओ, फिर वहाँ से बैंक में जाओ। इधर अभी ऐसा नहीं है, हमको अभी सिर्फ ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। 57 मिनट में 45 मिनट में हम लोग उनको लोन मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि जिनके ऑलरेडी बिजनेस है उनको गवर्नमेंट 20% उनको और बढ़ाने के दे रही है, लोन दे रही है। उनको मोरेटोरियम पीरियड 1 साल का दे रही है, 5 साल तक आप वो रिटर्न कर सकते हैं। उनके जो महीने के हफ्ते 5 साल तक चलेंगे, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर पॉजिटिवली लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमने इसको ग्रैब करना चाहिए। धन्यवाद विनीत जी। रत्नदीप जी, रिपीट। धन्यवाद विनीत जी। रत्नदीप जी, रिपीट। धन्यवाद विनीत जी। रत्नदीप जी, क्या सही समय आ गया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का? और जो ये तरीका है, ये क्या कारगर तरीका है? इससे भारत आत्मनिर्भर हो सकता है? मुझे लगता है इसके पहले कुछ इंडस्ट्रियल सिनेरियो अभी जो चल रहा है, या जैसे हम SC/ST एंटरप्रेन्योर्स का रेफरेंस अगर देखा जाए तो हमको एक सादा लैंड लेना रहे तो लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कहीं लैंड की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ लैंड नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है। ऐसा करते करते जब प्रोडक्ट मैनेज करते या प्रोडक्शन करते हैं तब वो प्रोडक्ट का कॉस्ट की वैल्यू बहुत बड़ी रहती है। तो आज के डेट में इंडिया में भी बहुत सारे चीज़ें इस तरह से हो रही कि बाहर से इंपोर्ट करते हुए मटेरियल मंगाया जाता है और वो इंपोर्ट मटेरियल की कॉस्ट आज के डेट में बहुत सारा बिलियंस में है। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर्स करते हैं तो इंडिया में इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करना है, सादा सोलर की जो सोलर पैनल रहता है उसके अंदर में एक सादा एक ट्यूब आता है, वो ट्यूब भी बाहर से आता है। अगर इतने ही बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है तो अपने को बड़े इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, बड़े इंडस्ट्री के सेटअप करने पड़ेंगे। तब गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट सिस्टम्स अपने इंडिया के लिए रहता है और अपने लोगों के लिए रहता है तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट अगर उस लेवल पे कम होगी
मुझे लगता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट ऑल ओवर इंडिया में होती है वो रिक्वायरमेंट बहुत कम कॉस्ट में और बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ताकि बाहर जाने वाला जो बिजनेस है या बाहर जाने इंपोर्ट करने वाला जो पार्ट है वो कम हो जाएगा। इसी माध्यम से यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उसके इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में भी फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम छोटे इंडस्ट्रीज या लघु उद्योग वाले जो लोग हैं हमको अभी भी छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन, छोटे छोटे चीज़ों को प्रोड्यूस करना, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। वो सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, वो लैंड की कॉस्ट होगी, इंडस्ट्री की कॉस्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होगी, लेबर की कॉस्ट होगी, और बहुत सारे रूल रेगुलेशंस के अंदर में बहुत सारा कॉस्ट चला जाता है, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम नहीं हो पाता। अभी भी बैंक जिस तरह से बोला गया है कि आपको विदाउट कोलैटरल लोन दिया जाएगा, ये तो कोविड-19 के इसमें आपने प्रोविज़न दिया है कि ऐसा चीज़ होना चाहिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की स्कीम ऐसे भी आ चुकी है जिस माध्यम से बोला गया कि विदाउट कोलैटरल आपको लोन मिलेगा, लेकिन हम कंटिन्यूसली बैंक के पास जा रहे हैं, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट जिस तरह से बैंक के अप्रोचेस हमारे साथ होना चाहिए अभी भी नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि वो रिलेशन अभी भी अच्छा नहीं हुआ है जो बैंक हमारे जैसे लोगों को लोन देना इंटरेस्टेड रहता है। गवर्नमेंट ने क्लस्टर्स को भी सपोर्ट किया है, वो क्लस्टर के माध्यम से गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्लस्टर के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट देना चाहिए, ताकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल लेवल पे लोग साथ में आकर अगर डेवलप हो जाए तो मुझे लगता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएंगी, और वो कॉस्ट कम होने की वजह से बाहर से परचेस करने वाला जो पार्ट है, इंपोर्ट करने वाला पार्ट है, वो कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ये तो एक पहल है, ये एक पहल है और ये अभी पहली स्टेप्स है आगे जाने की। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत काम करना बाकी है, और जितना काम करेंगे उतना अपना कंट्री और आगे आत्मनिर्भर होते जाने की, एक एक स्टेप्स चढ़ते जाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का माध्यम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमको हमारे लेवल के छोटे छोटे इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। बिल्कुल रत्नदीप जी, मैं आपको रोकूंगा। मैं सुनील खोबरागढ़ रिपीट। बिल्कुल रत्नदीप जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं जाऊंगा सीधा सुनील खोबरागढ़ी जी की। और सुनील जी, क्या ये जो आत्मनिर्भरता है इस वक्त कारगर हो सकती है? ये समय है भारत को आत्मनिर्भर करने का, और क्या ये तरीका जो बताया जा रहा है ये कारगर हो सकता है इस देश में? भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री ने अपने आधे घंटे में जो है, आधे घंटे का जो उनका भाषण है, वो भाषण में करीब 63 बार आत्मनिर्भर ये बात जो है, ये शब्द जो है उन्होंने कहा है। लेकिन कैसा आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसका कोई भी रोड मैप, इसका कोई भी तरीका उन्होंने बताया नहीं है। इसके पहले भी वो मेक इन इंडिया की बात कर चुके हैं, इसके पहले भी उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की बात कह चुके हैं। वो पिछले 6 साल में उन्होंने जो घोषणाएं की है, वो घोषणाएं पूरी तौर पर एक जुमले के अलावा ज़्यादा कुछ साबित नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तरीका कतई कारगर नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने जो डिमांड की बात कही है, डिमांड कैसे पैदा होगी? जब सामान्य आदमियों के हाथों में पैसा आएगा तब डिमांड बढ़ेगी। अभी जो पैसा, अभी तक जो घोषणाएं हुई है, अभी तक जो 10,17,000 करोड़ बांटने की जो बात हुई है, वो किसको बांटे जा रहे हैं? वो कोई कॉमन मैन को बांटे जा रहे हैं? वो कोई सामान्य आदमियों को, गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, इससे किसी को बांटे जा रहे हैं? ये तो जो कंपनियां पहले ही दिवालिया हो चुकी है, जो पहले ही अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हुई है, जो पहले ही सिक यूनिट्स है, उन लोगों को दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर यदि बनाना है तो तुम्हें सबसे पहले खेती की ओर ध्यान देना पड़ेगा, किसानों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि प्राइम लेंडिंग सेक्टर जिसकी व्याख्या की गई है, प्राइम लेंडिंग सेक्टर में सबसे कम जो ऋण दिया जाता है वो ऋण किसानी और खेती के लिए दिया जाता है। तो रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कहाँ से पैदा होंगे? अभी कोरोना के संक्रमण में हम ये देख चुके हैं कि जो लोग अपने गांव में फैली जातीयता, गांव में फैला हुआ सामंतवाद, गांव में फैली हुई दबंगशाही,
इन बातों की वजह से त्रस्त होकर वो शहरों की ओर भागते हैं। सिर्फ रोजी रोटी कमाना यही एक कारण नहीं है गांव छोड़ने का। गांव के जो दलित पिछड़े आदिवासी लोग मजदूर शहरों में काम करने के लिए जाते हैं तो गांव का माहौल बहुत खराब है, जाति से त्रस्त हुए हैं, जातिवाद से त्रस्त हुए हैं, वहाँ के दबंगई से त्रस्त हुए हैं, वहाँ के ऊंची जातियों के अत्याचार से त्रस्त हुए हैं, इसलिए वो शहरों की तरफ भागते हैं। यह समस्या को भारत को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? आत्मनिर्भर, अभी जो आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, अमेरिका में बना हुआ आईफोन उठाएंगे, कहीं जर्मनी में बना हुआ गागल पहनेंगे, कहीं स्विट्जरलैंड में बनी हुई घड़ी पहनेंगे और आत्मनिर्भर बनो, इस तरह की बात करोगे तो आत्मनिर्भर होने वाला है कोई? आज हम देखते हैं कि जो चीज़ें लगने वाली है वो चीज़ों को भारत में ही बनाने के लिए बढ़ावा देना है तो पहले इनलैंड डिमांड जो है, भारत के लोगों की डिमांड जो है, वो डिमांड कैसे बढ़ेगी इसके तरफ ध्यान देना होगा। और ये डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों को रोजगार देना होगा। लोगों को रोजगार देना होगा तो जो लिक्विडिटी की बात आप जो कह रहे हैं वो सामान्य आदमियों के पास कैसे जाएगा पैसा, इसकी बात आपको करनी पड़ेगी। इसलिए मनरेगा जैसी जो स्कीम है वो स्कीम को और ज़्यादा कारगर बनाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार पैदा होते हैं, रोजगार के अवसर जो पैदा होते हैं वो खेती किसानी में होते हैं। तो खेती किसानी को किस तरह से हम मजबूत करें, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी लाएँ, उसमें हम विज्ञान और तंत्रज्ञान की बात कैसे लाएँ और उनकी उपज कैसे बढ़ाए, उनकी पैदावार कैसे बढ़ाए, इसके लिए लोगों को एक गाइड करना पड़ेगा, लोगों को मार्गदर्शन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े जो पहले ही जिन्होंने ऋण जो है वो ऋण न चुकाते हुए दिवालियापन घोषित कर भाग चुके हैं, उनको ही फिर से लोन देंगे तो भारत कतई आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करने की क्षमता जिस सेक्टर में है, जो लघु उद्योग के सेक्टर में है, जो किसानी के सेक्टर में है, उस सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, एक ज़माना ऐसा था कि सबसे गरीबतम, सबसे एकदम जिनकी निम्न आय थी, ऐसे लोगों में बांग्लादेश शुमार होता था। बांग्लादेश ने अपने मेहनत के बलबूते पर आज पूरा गारमेंट इंडस्ट्री जो है, जो गारमेंट इंडस्ट्री में कभी भारत जो है वो एक नंबर पर रहता था, वो भारत को पछाड़कर आज बांग्लादेश आगे बढ़ चुका है। तो इस तरह के छोटे छोटे उद्योग जो है, जो घरों में रहकर किए जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं सम्मिलित हो सकती है, जिसमें अनपढ़ लोग जो है, गंवार लोग जो है, जो सिर्फ मजदूरी करना जानते हैं, श्रम करना जानते हैं, उन लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अन्यथा भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। सिर्फ कोरी घोषणाओं से कतई आत्मनिर्भर बनने की जो बात जो की जा रही है, वो आत्मनिर्भरता की बात जो है वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की सिवा कुछ नहीं। तो ये चर्चा हो रही थी जो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रात को 8 बजे टीवी स्क्रीन पर आकर दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन जो है अर्थमंत्री आते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसके फ़ायदे गिनाते हैं। ये आर्थिक पैकेज तो आया है, लेकिन ये कारगर साबित होगा क्या? ज़मीनी स्तर पर ये लाभान्वित होंगे लोग इससे? प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां बचेंगी, उनको बूस्टअप मिलेगा? जो उद्योजक है उनको क्या राहत मिलेगी? सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है कि क्या ये जुमला है या सही में ये पैकेज कारगर साबित होगा? और उससे भी बड़ा मुद्दा है कि जो किसान है, जो मजदूर है, जो अभी इस काल में संकट में है, क्या उनको इससे फ़ायदा मिलेगा? आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, देखते रहिए आवाज़ इंडिया प्राइम टाइम।